21 मई साल 2021 इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग से दुनिया फिक्रमंद थी। अमन बहाली की सबसे ज्यादा आवाजें मुस्लिम देशों की तरफ से आ रही थी, लेकिन ये भी एक सच है कि ये सब जुबानी जुमले साबित हुए। इन सब के बीच इस्लामी मुल्कों के एक ऑर्गेनाइजेशन की काफी चर्चा हुई। इसके नाम में तो दम दिखता है, लेकिन काम में नहीं। नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। आमतौर पर इसे OIC कहा जाता है, लेकिन इसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इस OIC और OIC के बीच के अब तक के सफर को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन कभी फिलिस्तीन की मदद नहीं कर पाया, क्यों फिलिस्तीनी मजलूम और मासूम इजराइल के हाथों मारे जाते रहे हैं। साल 1967 के अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में OIC की बुनियाद रखी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल से आजाद कराना था। शुरुआत 30 मुल्कों से हुई थी, आज 57 मुल्क इसके मेंबर हैं। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा है। इसकी दो वजह है। पहली ये कि मुसलमानों की दो सबसे बड़ी इबादतगाह मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही है। दूसरी ये कि इकोनॉमिकली तौर पर कोई भी दूसरा मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब के आसपास भी नहीं भटकता। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान जाजी ने एक दफा कहा था कि OIC मजहब की बुनियाद पर कायम हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीदें रखना ठीक नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के सामने तो ये OIC ऑर्गेनाइजेशन मुंह खोलने से भी डरता है। OIC की हकीकत बस एक एग्जाम्पल से समझिए। 50 साल से ज्यादा हुए OIC को बने हुए। ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक मिसाल से समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। साल 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% हिस्सा इजराइल को मिला। 8% यरूशलेम के हिस्से में गया और ये UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती में आ गया। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है। इसकी 36% जमीन इजराइल हड़प चुका है। सवाल ये है कि क्या करता रहा OIC? OIC के नाकामी के लिए अरब वर्ल्ड ही जिम्मेदार है। खाड़ी देश कहें, अरब मुमालिक कहें या फिर गल्फ कंट्रीज। OIC पर असली दबदबा तो इन्हीं का रहा। ज्यादातर अरब मुल्क में राजशाही डिक्टेटरशिप है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खानदान हुकूमत करता है। सऊदी अरब की बात कर लें, यहाँ का शाही खानदान अपनी हिफाजत को ही लेकर हमेशा परेशान रहता है। 60 साल से यहाँ अमेरिकी आर्मी का एयर बेस और मिलिट्री स्टेशन है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड है। शिया मेजॉरिटी वाले ईरान से खतरा बना रहता है, लिहाजा हर साल सऊदी अरब करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदता है। फ्रांस की शार्ली हेब्दो मैगजीन ने जब इस्लाम से रिलेटेड कंट्रोवर्शियल कार्टून छापे तो सऊदी अरब सरकार ने बयान जारी करके बस रस्म अदा कर दी। आखिर चुप क्यों रहता है सऊदी अरब? इसकी एक ही वजह है, सिर्फ अपना मतलब देखना। दुनिया के हर अमीर देश में शाही खानदान या वहाँ के लोगों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट विदेशों में कर रखा है। अमेरिका और यूरोप में प्रॉपर्टीज हैं, फिर सल्तनत कायम रखने के लिए भी अमेरिका पर ही डिपेंड है, क्योंकि बिना उसके इनका गुजारा भी नहीं होता। लगभग यही हाल UAE और दूसरे अरब मुल्कों का है। बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि OIC इसलिए नाकाम रहा क्योंकि इसके हर मेंबर अपने फायदे की बात सोचते हैं। ये इकोनॉमिक भी है और डिप्लोमेटिक भी है। आप तुर्की को ही ले लीजिए, इजराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन है। जब इस्लाम से रिलेटेड कोई मसला उठता है तो कभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेता है तो कभी बयानबाजी करके चुप हो जाता है, लेकिन अपने फायदे हमेशा आगे रखता है। सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। समझदार देश बैलेंस बनाकर चलते हैं। तुर्की और इजराइल के बीच साल 2018 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन था। वहीं कुछ मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान को चने के झाड़ में चढ़ा देते हैं। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर 2019 में एक अलग इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की थी। इसके जरिए वो OIC को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब और UAE ने फटकार लगाई तो ये वापस पीछे हट गए। पाकिस्तान में OIC ऑर्गेनाइजेशन को मुस्लिम उम्मा भी कहा जाता है। आम रियासतें ऐसे ही बर्ताव करती हैं, वो अपना फायदा पहले देखती हैं। सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देश भी यही करते हैं। तुर्की में तो पाकिस्तानियों को रोजगार मिलता नहीं है, जबकि सऊदी अरब और UAE में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान OIC ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकता। अरब मुल्कों का खेल समझिए। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान पर इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करने का दबाव डाल रहे हैं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने एक मुल्क के तौर पर अब तक इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हर कोई समझ गया कि ये मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और बहरीन है। यही देश पाकिस्तान को कंगाल होने से भी बचाते रहे हैं।
इसराइल को कबूल करते अरब देश। सऊदी अरब के इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में सितंबर 2020 में बताया था कि वो दूसरे अरब या मुस्लिम देशों पर इसराइल एक्सेप्ट करने का दबाव डाल रहा है। तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें साथ दिया और यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने भी इसराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। तुर्की और इसराइल के रिश्ते तो साल 1949 से हैं। देर सवेर कुछ और मुस्लिम देश भी यही करेंगे। 23 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक अहम खुलासा किया। इसके मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुपचुप तरीके से एक प्राइवेट जेट से सऊदी अरब के शहर नियोम गए थे। नेतन्याहू यहाँ करीब 5 घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तब के अमेरिकी विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो भी वहाँ मौजूद थे। ट्रेवल रिकॉर्ड से भी इस सफर की खबर सच साबित हो गई थी। हालांकि इसराइल या सऊदी अरब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन ये तय हो गया था कि सीक्रेट मीटिंग में कुछ न कुछ तो बात हुई है। इसराइल फिलिस्तीन जंग 11 दिन तक चली, जिसके बाद सुलह का ऐलान हुआ। इस दौरान ओआईसी बयान और निंदा करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जबकि ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसराइल फिलिस्तीन में सुलह अमेरिका की कोशिश के बाद हुई। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन फिर एक बार नाकाम रहा। पहले की तरह अरब देश अपने फायदे को पहले देखते हैं। पाकिस्तान और तुर्की चीखते चीखते हाफ जाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे। सवाल ये है कि कब तक मासूम फिलिस्तीनी लोग हमलों का शिकार होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी ओआईसी की हकीकत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।